निकाल दो उसको। चलिए यहां देखें, सभी लोग यहां देखें, कल हम पढ़ रहे थे लोकसभा और राज्यसभा। हम संसद में पढ़ रहे थे विधेयक। विधेयक यानी बिल, और हमने कल साधारण बिल पढ़े थे, सरकारी बिल पढ़े थे, हमने धन विधेयक पढ़ा था और हमने संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा था। अच्छा, सरकारी और गैर सरकारी मात्र अंतर इतना था कि यदि सरकार उठाए बिल, सरकार इन द सेंस मंत्रिमंडल का कोई आदमी, अगर मंत्रिमंडल का कोई आदमी बात उठाता है तो वो सरकारी बिल कहलाएगा, और मंत्री कोई व्यक्ति नहीं है और वो आदमी कोई बात उठाए तो वो गैर सरकारी कहलाएगा। लेकिन ये दोनों ही साधारण बिल के अंतर्गत आएंगे। तो साधारण बिल में क्या होगा, या तो लोकसभा में उठेगा या वो राज्यसभा में उठेगा। लोकसभा में और राज्यसभा में उठने का कोई भी एक में उठेगा, 2/3 से पारित होगा, 2/3 से पारित होने के बाद दूसरे सदन में चला जाएगा। अगर वहां भी 2/3 से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अगर एक ने पास कर दिया, एक ने कैंसिल कर दिया, तो संभावना है कि बिल समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, बिल पास होना चाहिए था, तो अब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। यहां ध्यान देने वाली, कल हमने 2-3 बार आपको टोका हुआ था कि सदन की बैठक बुलाना और सदन की बैठक को समाप्त करना, यानी सदन की बैठक को आहूत करना और सत्र अवसान करना, ये दोनों काम राष्ट्रपति के हैं। बाकी अगर सत्र लगा है तो सत्र को स्थगित करना या निलंबित करना, सस्पेंड करना। लोकसभा अध्यक्ष या हम राज्यसभा में कहें तो ये सारी बातें आपको बता चुके थे। अब देखिए, विधेयक के अलावा भी कई सारे प्रस्ताव सदन में आते हैं जो कई बार सरकार पर सीधा प्रश्न उठा देते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है, जैसे आपने कई बार, जैसे आपने भी तो देखा होगा कि स्पष्ट बहुमत है बीजेपी का, तो सरकार भी कौन की है? बीजेपी की। तो इस पर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सदन में ज्यादा आदमी ही उनके हैं, मंत्रिमंडल भी उन्हीं का है, मंत्रिमंडल को जवाब भी सदन में देना है। चूंकि आदमी उन्हीं के हैं तो कभी अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है। लेकिन सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये लोकसभा है। अब इस लोकसभा में कुछ आदमी बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ साइकिल के हैं, अलग अलग दलों से आए हैं। एक दल का कंप्लीट बहुमत नहीं। अब आपने क्या किया कि जब लोकसभा का चुनाव होकर के आया तो एक दल कंप्लीट सरकार नहीं बना पा रहा था, और जब राष्ट्रपति ने पूछा कि बताइए सबसे बड़ा दल कौन सा है, तो 2 या 3 दलों ने मिलकर के अपनी लिस्ट दे दी। अब 2 या 3 दलों ने अपनी लिस्ट मिलकर के किसको दे दी? और कह दिया कि ये हमारे बॉस है, सो उस बॉस को बना दिया गया प्रधानमंत्री। क्या बना दिया गया? और उनने लिस्ट दी कि मंत्रिमंडल की लिस्ट दे दी। इस तरीके से सरकार बन गई। लेकिन जो 2 और 3 दल आपस में कमिटमेंट करके आए हैं, उनके अपने कुछ स्वार्थ हैं। अगर प्रधानमंत्री ने उनके स्वार्थ पूरे नहीं करे तो जब चाहे एक डर रहता है कि उनका दल अपना समर्थन वापस ले सकता है। अब ये समर्थन वापस लेना कहलाता क्या है, पहले तो आप इस बात को समझें। देखिए, कल हमने पढ़ा हुआ था कि ये लोकसभा है, ये क्या है? राज्यसभा, और ये क्या है? हाँ ना? राज्यसभा के बारे में अब हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थायी सदन है, हाँ या ना? अब चुनाव कायका होता है? लोकसभा का कायका। अब ये लोकसभा के लोग चुनकर के आ गए हैं, इसका अपना एक अध्यक्ष है। ये भी हम बता चुके थे कि ये सदस्य जो हैं वो शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेता है। ये बारीक बातें ध्यान रखते जाइएगा।
अब देखिए, इसी से निकल करके बना मंत्रिमंडल। क्या बना है? अगर देखें, अब ये ज्यादातर लोग मिलकर के राष्ट्रपति से कहते हैं कि हमारा बॉस ये है, मुखिया ये है, तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इस मंत्रिमंडल को अपने कार्यों का जवाब देना पड़ता है। कहां? आपने क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये जवाब कहां देना पड़ता है? ओके। अगर लोकसभा संतुष्ट नहीं है तो यहां पर आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या आ सकता है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि किसी एक मंत्री के प्रति, कोई भी एक मंत्री के प्रति ये कह दिया जाए कि ये आदमी पर हमें विश्वास नहीं है। यह सारी सरकार यानी सारा मंत्रिमंडल के प्रति कह दिया जाए कि हमें इस पर विश्वास नहीं है। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाए तो हमने आपको बताया था कि सारा मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है, एक साथ। हाँ या ना? तो इस पर ये साबित हो जाता है कि अब आप सरकार चलाने लायक नहीं है और ये सरकार डूब जाती है। समझ में आ गई बात? ये कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। जब सदन के ज्यादातर लोग मंत्रिमंडल के खिलाफ वोटिंग करने लगे तो ये संभावना बन जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रधानमंत्री हैं, सदन में बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएं तो एक बात सूचित हो जाता है, लगने लगता है कि कभी ना कभी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अगर ये 2/3 से पारित हो गया तो सरकार डूब जाए। पक्का? अरे क्लियर है? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रस्ताव होता है और ये होता है सरकार को डुबोने वाला प्रस्ताव। इससे सरकार गिर जाती है और नई सरकार का निर्माण होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सुन रहे हो? अब इनको ओपन पढ़ेंगे, देखें जरा कहां तक पढ़ चुके थे अपन? कल कहां पढ़ रहे थे? विधेयक है ना? देखो, यहां से प्रस्तावों का वर्गीकरण देखें आप, कई सारे प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव देखो जरा डिटेल में बाद में पढ़े अपन, पहले अपन थोड़ी सी कहानी क्लियर कर लें। इसका नाम ही है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए हम सदन में मान के चलिए किसानों पर कोई चर्चा 20 दिन से करते आ रहे हैं और उसी दौरान इमरजेंसी में कोई सब्जेक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो सदन को लगता है कि नहीं, पुराना बिल अभी कहां करो, साइड में, और जो नई समस्या आ गई है पहले उसे सुनो। यानी पुरानी समस्या को स्थगित करो यानी निलंबित करो। अभी समझ में आ रही बात? और जो नई बात आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, आप पहले उस बात को सुनो। तो ऐसा प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। क्या कहलाता है? आपको बात समझ में आ रही है? जो लॉन्ग टाइम चर्चा आ रही है उसको रोकने के लिए और इमरजेंसी बात को हल करने के लिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कई बार भारत की ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर सदन का ध्यान नहीं जाता। कहीं पर मान के चलो किसी प्रदेश में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है लेकिन ध्यान नहीं जा रहा, सड़क की समस्या है ध्यान नहीं जा रहा, सिंचाई की समस्या है ध्यान नहीं जा रहा, स्कूलों की समस्या है ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है। तो जिन समस्याओं की ओर सदन का ध्यान नहीं जा रहा है तो कई बार सदन का सदस्य यानी सांसद सारे सदन का ध्यान उस समस्या की ओर खींचने के लिए एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
कि आपका ध्यान हमें वहां चाहिए है। आप उस समस्या पर ध्यान दीजिए, आप उस समस्या पर चर्चा कीजिए। तो आप समझ गए ना क्या आ गया? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन चर्चा प्रस्ताव, फिर वही बात, कोई विषय चल रहा था, इमरजेंसी में छोटी सी चर्चा करना है, अल्पकालीन चर्चा प्रस्ताव। देखें जरा, अविश्वास सबसे खतरनाक प्रस्ताव कौन सा? इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं आपको। अरे क्लियर है? और याद रखिएगा, ये कभी कभी क्या होता है जब एक दल, देखिए अब सदन की बात कर रहे हैं, एक ये दल है, एक ये दल है, ये लगभग लगभग बराबर हैं, लगभग लगभग। अब क्या हो रहा है, जो बीच के दल है, छोटे दल, इनके सदस्य क्या करते हैं, कभी इस तरफ जुड़ जाते हैं, कभी जब इस तरफ जुड़ जाते हैं तो इनका पल्ला भारी हो जाता है, सरकार बन जाती है, और इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे यहां जुड़ते हैं सो, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पहले कांग्रेस की सरकार बनी, अब कांग्रेस की सरकार बहुमत से बन गई, लेकिन इतना बहुमत नहीं था, बिल्कुल बॉर्डर पर था। अब हुआ क्या कि 26 लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो कांग्रेस के आदमी क्या हो गए, कम हो गए। जैसे ही कम हुए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि ये सरकार पर हमारा विश्वास, अरे क्लियर है? अब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मंत्रिमंडल क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ रही बात? अब उन आदमियों को फिर से चुनाव लड़ाया गया, वो बीजेपी का दामन थाम गए, तो वो कांग्रेस से चुनाव हार गए, वहां कम हो गए और बीजेपी में जाकर बढ़ गए। तो अब यहां का पल्ला भारी हो गया, तो अब सरकार किनकी बनेगी, इनकी बनेगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अब इनको डिटेल में हम बता रहे हैं, अभी तो सुनते चले। ये देखें, विशेष अधिकार प्रस्ताव, अभी डिटेल में बताएंगे इनको हम। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब कभी सदन को लगने लगे, देखना जरा बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है, ये अभी हम केवल लोकसभा बना रहे, राज्यसभा में नहीं बना रहे। लोकसभा में ज्यादातर लोग ये एक दल के हैं, फिर दूसरे दल के हैं, फिर तीसरे दल के हैं। अब इनसे निकलकर बनी है सरकार। क्या बनी है? अच्छा, जब भी सरकार कोई बिल लाती है, अब जैसे अभी आपने देखा बीजेपी के लोग ज्यादा हैं सदन में, बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, और बीजेपी के लोगों से ही निकलकर क्या बनी है, सरकार। तो अब सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि मंत्रिमंडल उन्हीं का है, इनका विरोध करने वाला दल नहीं, क्योंकि उसी दल की सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव आने के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर यहां पर थोड़े थोड़े करके अलग अलग दल के लोग होते, अब अगर इस सरकार को लगता कि हम कोई बात लाए और ये पास नहीं होने देते, 2/3 बहुमत आने नहीं देते, यानी सरकार को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि भविष्य में ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। भाई, जब आज हमारा विरोध कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि कल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे? अब बात समझ में आ गई है? एक संभावना दिखने लगती है कि कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। भाई, सरकार ने कोई बिल रखा, आपने 2/3 से वोट कर दिया, डुबो दिया। फिर अगला हमने कोई बिल रखा, आपने 2/3 से पास होने नहीं दिया। मतलब हम समझ गए कि हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, लोग हमसे रुष्ट हैं। अब लोग रुष्ट हैं यानी बहुत पास ही में है अविश्वास प्रस्ताव, तैयारी अंदर ही अंदर चल रही होगी और आने ही वाला है। अब इसको रोकने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए, हालांकि ये प्रथा नहीं है, सॉरी, इसका ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार क्या करती है, एक लाती है विश्वास प्रस्ताव। क्या लाती है? ये सरकार की ओर से लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव, और ये सदन में रखा जाता है
कि सब लोगों को सरकार पर विश्वास है, तो कोशिश की जाती है कि ये 2/3 से पास हो जाए। 2/3 से पास हो जाए का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि सदन का विश्वास सरकार के पास है। सदन का विश्वास, अरे क्लियर है। मान के चलिए सरकार ने बजट पेश किया, क्योंकि बजट पेश करना सरकार का काम है। बजट पेश करना, अगर बजट पर सहमति जता दी सदन ने कि हां बजट सही है, इसका मतलब है सारे लोग सरकार से सहमत हैं, सारे लोग सरकार से। लेकिन मान के चलो सरकार ने बजट लाया और सदन ने कहा कि नहीं, इतने 1000 करोड़ का नहीं, 2000 करोड़ कम करो। कम करने का मतलब है, यहां कम करने वाली बात नहीं है। कम करने का मतलब है कि हम तुम्हारी बात से सहमत। मान के चलिए हमने कहा कि 100 रुपए का खर्च आएगा, आपने कहा नहीं सर 100 का नहीं आएगा, 90 का आएगा। बात 10 रुपए की नहीं, बात यह है कि आप अपने शिक्षक की बात से सहमत नहीं है, यानी आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है। मानो फिर वही बात, कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। अगर आपको विश्वास होता तो आप क्या कहते, ओके। हम कहते भैया इस बात पर 100 रुपए खर्च आना है, तो आप क्या कहते, ओके नो डाउट सर, जैसा आप कह रहे सही है, हाँ या ना। अगर आपने इनकार जैसा कोई काम किया, मतलब आपको हम पर विश्वास, कहीं ना कहीं विरोध आने वाला है। तो यह कहलाता कटौती प्रस्ताव। क्या कहलाता है? जब सरकार बजट पेश करे, उस सदन में रखे बजट को, और अगर उस समय सदन के ज्यादातर लोग उस बजट में कटौती कर दें कि नहीं इतने 1000 करोड़ का खर्च नहीं आएगा, कम करो, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि सदन में सरकार का विरोध है और अविश्वास प्रस्ताव आने ही वाला है। समझ में आ रही बात? और जब अविश्वास आने वाला है तो सरकार कोशिश करती है कि अविश्वास आने के पहले हम काला दें, काला दें। अरे क्लियर है, ताकि हमारी सरकार बची रहे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा प्रस्ताव, ये भी अविश्वास प्रस्ताव के को पास का प्रस्ताव है। सरकार ने कोई काम करे, कुछ काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। अगर सदन के लोग सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए कि हम सरकार की निंदा करते हैं, सरकार की, अरे यार जोर से बोलो, और ये निंदा प्रस्ताव 2/3 से पक्का, ये निंदा प्रस्ताव कितने से पास हो जाए तो समझ लो अविश्वास प्रस्ताव आ गया। समझ लो इन द सेंस, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव बाजू में खड़ा है। जब निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है तो निश्चित बात है अविश्वास प्रस्ताव आएगा और वो भी पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो इनके बिल्कुल आजू बाजू खड़ा रहता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आ रही बात? देखें, कटौती प्रस्ताव इसके बाजू में खड़ा है अविश्वास, निंदा प्रस्ताव के बाजू में खड़ा है, हाँ या ना। और अगर कटौती प्रस्ताव आया तो सरकार कोशिश करेगी क्या आ जाए, अगर निंदा प्रस्ताव आया तो सरकार कोशिश क्या करेगी, हाँ या ना। सदन में विरोधी पक्ष कोशिश करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो सरकार कोशिश करेगी कि विश्वास प्रस्ताव आ जाए, पक्का, और 2/3 से पास हो जाए। ओके, चलिए आगे। धन्यवाद। प्रस्ताव कई बार कोई काम होते हैं, सदन को पसंद आते हैं, सदन में कोई बात उठी, सरकार ने बात मान ली, वो काम हो गया, तो सरकार का धन्यवाद करने के लिए आता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखें, स्थगन प्रस्ताव, जैसा हमने बता दिया, जो रेगुलर विषय चल रहे हैं उसे भी रोक दो,
और इमरजेंसी में इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर विषयों पर सदन, भैया ये टाइपिंग मिस्टेक है, सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन विषयों पर शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सामान्य कार्य को रोककर उन मामलों पर तुरंत विचार करना। नहीं बताया था? अरे जल्दी बोलिए, बताया था? लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करने के बाद उस दिन तक बैठक को स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि स्थगन प्रस्ताव का समाधान, यानी अब जो विषय बीच में आया है, स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, उसे कंप्लीट किया जाएगा, तब तक सदन बंद नहीं होगा। चलिए, स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तब सदन की बैठक स्वतः ही स्थगित हो जाती है और इमरजेंसी मामले पर बात रखी जाती है। चलिए, स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति। अगर इमरजेंसी कोई बात आ गई है और स्थगन प्रस्ताव लाना है तो ये बात नोट कर लीजिएगा, 50 सदस्यों की सहमति। मान के चलिए आपकी चर्चा चल रही थी, उसी समय कहीं बाढ़ आ गई अचानक, अब बाढ़ का कोई भरोसा तो होता नहीं है, या कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई है और उस पर हमें बात करना है, तो इस पर पहले लाना होगा स्थगन प्रस्ताव। कौन सा? कि जो चल रही है बात उसे रोका जाए, हाँ या ना? तो उस चलती हुई बात को रोकने के लिए पहले क्या आएगा? स्थगन प्रस्ताव। कम से कम 50 लोग उससे सहमत होना, अगर 50 लोग सहमत हैं तो स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा और उस बात को रोक दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? अब नई चर्चा तुरंत आ जाएगी, और नई चर्चा को बिल नहीं कहेंगे क्योंकि बिल की प्रोसेस अलग है और इमरजेंसी चर्चा की प्रोसेस अलग है। समझ में आ रही बात? विधेयक पास करने की, विधेयक का मतलब होता है कानून बनाना, लेकिन कहीं इमरजेंसी आ गई है और हम सब चाहते हैं कि वहां पर काम हो, तो उसे हम संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, हम बिल नहीं कहेंगे, लेकिन वहां की चर्चा तो करना है। समझ में आ रही बात? चलिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पता है आपको? कोई समस्या ऐसी जिस पर सरकार का ध्यान नहीं, सदन का सदस्य किसी अविलंबी लोक महत्व के विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करवा सकता है, परंतु इस हेतु सदन की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी लोकसभा अध्यक्ष की पहले से अनुमति। संबंधित मंत्री उस विषय पर उसी दिन वक्तव्य कर सकता है या बाद में वक्तव्य देने का समय मांग सकता है। अल्पकालीन चर्चा बता चुके हम, छोटी चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं बताया हमने, जल्दी बताइए, बताया है? लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन कार्य संबंधी नियम उसका प्रावधान है, इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। काय में? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के खिलाफ, सरकार यानी मंत्री, और मंत्री किसके प्रति जवाबदार है? लोकसभा। कहेंगे मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति जवाबदार नहीं, मंत्रिमंडल दो लोगों के खिलाफ, दो लोगों के प्रति जवाबदार है। एक जिसने उन्हें बनाया है, बनाया कौन ने? राष्ट्रपति ने। बोलो यार, बनाया है उन्हें राष्ट्रपति ने, अतः वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदार है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं आता, केवल कहां आता है? अरे क्लियर है? चलिए, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर सरकार की किसी भी नीति, कोई भी नीति, किसी भी एक नीति के प्रति निंदा कर देना, हमने आपको बताया था। चलिए बदल दो, देखें, किसी भी नीति के प्रति सरकार की कोई नीतियां चल रही हैं, सदन में उसके प्रति निंदा प्रस्ताव आ गया, बुराई कर दी गई, वो बुराई भी 2/3 से पास, बस अविश्वास प्रस्ताव बाजू में खड़ा है। नहीं आ रही बातों में? तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव सरकार की किसी भी नीति, किसी भी भूल अथवा कार्य पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत कर, पारित होने के लिए नहीं, हम क्या कह रहे? प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना। समझ में आ रही बात?
मान के चलिए आप सदस्य हैं और आप चाहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कहा जाए, आप सुन रहे हो, तो अविश्वास प्रस्ताव आप तब ला पाएंगे जब आपके पर्चे पर 50 लोगों के हस्ताक्षर हो, यानी 50 लोग कहेंगे हाँ अविश्वास प्रस्ताव लाओ। ठीक, एक बार स्वीकृत हो जाने पर इसको लोकसभा की तात्कालिक समस्त कार्यवाही में वरीयता दी जाती है, यानी सब कार्यवाही रोककर अब सरकार गिराई जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक बात, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कारण हो भी सकता है, कारण नहीं भी हो सकता। मान के चलिए सरकार की किसी नीति से सदन खुश नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन कोई काम ना भी कारण दर्शाया जाए लेकिन सदन के ज्यादातर लोग कह दें कि मंत्रिमंडल पर हमें विश्वास नहीं है, तो मंत्रिमंडल ये नहीं पूछ सकता कि भाई कौन बात पर विश्वास नहीं है। ये पूछने का अधिकार मंत्रिमंडल को सीधी बात विश्वास नहीं है तो नहीं है। और ये जुगाड़ की राजनीति, मतलब अगर धोखे से इनका पल्ला विपक्ष का पल्ला का हो गया भारी तो तत्काल वो कल सुबह जाएंगे और कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव, और शाम शाम तक सरकार गिर जाएगी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब अच्छा एक बात और सुने जरा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब थोड़ा सा संविधान जब आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा जान जाइए क्या होता है। अगर सदन में कोई स्पष्ट बहुमत ना आए तो इसके घाटे ये हैं कि दूसरा दल प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करता है, अंदर ही अंदर ब्लैकमेल करता है कि हमारे 2-3 मंत्री बनाओ, हमारे ये काम पूरे करो, और अगर उनने कहा कि नहीं कर रहे, ठीक है सुबह मिलिए 11 बजे, हम कल सदन में कहते हैं समर्थन वापस, और जैसे ही समर्थन वापस सरकार अविश्वास प्रस्ताव में आ जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। ये घाटा है। सरकार लगातार प्रयत्न बढ़ा होगा जीके में, ये मात्र 8 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, ये मात्र 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, ये मात्र 1 दिन के लिए प्रधान, सुना होगा तुमने। ये कैसे, ऐसे ही तो होता है। इनने शाम को कहा हमारा समर्थन है, इनने कहा ठीक है अपन मिलके काम करेंगे, लेकिन रात भर में सही कमिटमेंट नहीं हो पाए। उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, कल हम वापस ले लेंगे समर्थन, सरकार गिर जाती। लेकिन अब देखो जरा, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, आपने देखा ये सरकार बनाते समय लोग कहते हैं अरे हम कट्टर हिंदू हैं, जब चुनाव लड़ना रहता है हम कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन जब बात जोड़ तगोड़ की आती है तो चाहे किसी भी दल का हो, पड़ती है कि हमें कुर्सी मिल जाए, मंत्रिमंडल मिल जाए और हम कुर्सी पर बैठ जाए। जैसे वहां शिवसेना ने और कांग्रेस ने मिलकर का बना ली सरकार, दोनों जन आ नहीं पा रहे थे, दोनों जन मिल गए, सो बहुमत हो गया और सरकार बन गई, हाँ या ना? लेकिन इससे फायदा भी है जनता को। इससे फायदा क्या है ये सुने आप। फायदा ये है कि सरकार पर एक बहुत ज्यादा दबाव रहता है कि अगर हमने काम नहीं किया, अब विधायक अपने अपने एरिया, सांसद अपने अपने एरिया के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहा हमारे एरिया में रेल लाइन बिछा दो, कोई कह रहा पानी की व्यवस्था कर दो, कोई कह रहा स्कूल बनवा दो। अब अगर सरकार मान के चलिए एक दल की ज्यादा आ गई, एक दल के सदस्य ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री निरंकुश हो जाता है, यानी वो निडर हो जाता है कि अब हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है, हमें जो करना सो करना और नहीं करना सो नहीं करना। जैसा अभी आप माहौल देख रहे हैं कि जनता कितनी विरोध प्रदर्शन करे, नहीं सुनना सो नहीं सुनना। किसानों का बिल आपने देखा होगा कि 1-1, 1.5, 2-2 साल निकल गए, कई किसान मारे गए, लेकिन नहीं सुनना, क्योंकि हमें डर नहीं है, हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है, नहीं सुनना हमें, लोग मरते हैं तो मर जाएं। तो ऐसे में सरकार निरंकुश भी हो जाती है, क्योंकि उससे कोई डर नहीं रहता। लेकिन अगर कोई एक दल कंप्लीट जीत कर ना आए और सरकार जनता विरोध में आ जाए, तो जनता का डर लगता है सांसदों को कि हम अगला चुनाव ना हार जाएं, तो
वो सांसद प्रेशर बना देते हैं किसके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, कि अगर तुमने काम नहीं किया और हमने क्या ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, तो प्रधानमंत्री को जनता के हित में काम करना पड़ते हैं। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल हम छोटे रूप में बताएं, छोटे से स्थानीय रूप में आपको बताएं। अभी आप अपने आसपास देख रहे हैं नगर पालिका के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव। आपने देखा होगा कई सारे लोग बिना जाने ही बुराइयां करते हैं। अब देखें, पहले क्या होता था, अभी नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जो होता था वो होता था सीधा जनता द्वारा। ये नगर पालिका अध्यक्ष, इनका चुनाव सीधे होता था जनता द्वारा। एक बार जो चुन गए तो अब इन्हें 5 साल कोई हटाने वाला नहीं है। और इसका कारण यह बनता था कि यह आदमी हो जाता था निरंकुश। अब 5 साल हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा। तो तुमने मांगी भैया मोहल्ले में नालियों का पैसा दे दो, कोई ने कहा सड़क का पैसा दे दो, ये करे हट, हमें कोई की नहीं सुनना। जो बन गए नेता, इन्हें नई खरीदी कार, लगे हैं उद्घाटन करने, और इन्हें जनता की कोई फिक्र, क्योंकि इनके पास एक पावर आ गया, जनता ने चुनाव, इन्हें हटाने वाला कोई। और यही कारण है कि सारे काम धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने सोचा कि हम नगर पालिका अध्यक्ष तो बनेंगे, अब बनना है विधायक। तो अब ये और बड़े नेताओं की झेलने में लग गए, पैसा कमाने में लग गए। इनके पास जनता की समस्याओं के लिए समय नहीं। लेकिन जैसा अपने यहां पर अब फिर से रिवर्स आ गया कि आप पहले चुनेंगे वार्ड मेंबर यानी पार्षद। क्या चुनेंगे? ये आएंगे आपके मोहल्लों से, और ये चुनेंगे किसको? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष को चुनेंगे तो अब इसके पास डर रहेगा कि अध्यक्ष किससे चुनकर बना है। अब इनने पार्षदों ने कहा कि हमारे यहां नाली नहीं है, हमारे यहां सड़क नहीं है, और तुमने नहीं सुनी सो हमने समर्थन का ले लिया। तुम धड़ाम से कहां आ गए? समझ में आ रही बात? तो इस वाली सरकार में एक फायदा रहता है कि ये आदमी निरंकुश नहीं हो पाता। इस आदमी के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर हमने काम नहीं करे तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और हमें अपने पद से हटना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी कई सारे लोगों को मैंने देखा कि तो का संविधान पढ़ते तो है ही नहीं। एक वो रहते ना कलम में बताइए गाड़र, अब सर विरोध जनता द्वारा चुनना था, बहुत गलत किया है। ये जनता द्वारा सीधे चुने गए लोग निरंकुश हो जाते हैं। एक बार जनता को चुनते हैं, इस जनता द्वारा चुने जाते हैं, बाकी 5 साल इन्हें किसी वार्ड में किसी क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिलता। इनकी हॉबी बन जाती है कार्यक्रम अटेंड करना, उद्घाटन करना, जबकि ये ना उद्घाटन के लिए बनाए गए हैं ना कार्यक्रम अटेंड करने के लिए बनाए गए हैं। जनता ने इन्हें चुना है कि हमारे वार्ड में आइए, हमारी समस्याएं देखिए। हमारे यहां पर नाली नहीं है, पानी घरों में भर रहा है, कहीं पर गर्मियों में पानी नहीं है, ये समस्याओं के लिए। लेकिन एक बार जीतने के बाद ये इतने वीआईपी हो जाते हैं कि इन पर सीधी बात, एक बार चुन लिया आप, निरंकुशता आ गई। निरंकुशता का दूसरा नाम है तानाशाही। क्या नाम है? आपने खासतौर पर दमोह में जो निवास करते हैं, आप याद कर लीजिए, आपने पिछला नगर पालिका अध्यक्ष चुना, पिछले नगर पालिका अध्यक्ष चुना, 8 साल वो रहा, 5 साल तो मिले, 3 साल मिल गए कोरोना के भगवान के आशीर्वाद से। समझ में आ रही बात? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? इन 8 साल के दौरान आपने अपना नगर पालिका अध्यक्ष आपके वार्ड में कभी नहीं देखा होगा। हां, अगर कभी कोई बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ होगा या कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ होगा तो जरूर थोड़े बहुत दर्शन यदि आपको मिल गए हो तो अलग बात है। अदरवाइज आपने किसी समस्या को देखने के लिए कभी नहीं देखा होगा। किसी का मकान गिर गया, ये नहीं आए होंगे। नालियों में पानी भरा होगा, ये नहीं आए होंगे। कचरा इकट्ठा हो रहा होगा, ये नहीं आए होंगे। ये किसी तरीके से आपके वार्ड में नहीं आए होंगे। इनकी प्रथा बन जाती है मात्र फीता काटना।
और ये गलतियां हमारी हैं। हम इतने वीआईपी आदमी को चुन लेते हैं कि उसे मात्र टाइम मिलता है कार्यक्रमों का। ये इतने छोटे पद हैं कि इन्हें जमीन वाले लोगों को ही देना चाहिए, जिनके पास जो फ्री है, जिनके पास लॉट ऑफ टाइम है, टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम ज्यादा रहेगा तो आपकी समस्याओं को सुन पाएंगे। अब पता चला सांसद के रिश्तेदार हैं, अब उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, अब उनकी अगली तैयारी सांसद की है। अब अगली तैयारी सांसद बनने की है, तो ये तैयारी कर रहा, तुम्हारी का है तो सुनेगा, कहां नाली का टाइम रखा इसके पास, अब इसे सांसद बनना है। तो हमेशा जनता भी गलत करती है, इनको उन लोगों को चुनना चाहिए जो इस पद के लायक है। चलिए, तो हमने जोड़ तगोड़ की राजनीति आपको समझाई कि इसके अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और ये हमेशा तब सक्सेस होता है जब जोड़ तगोड़ की राजनीति से सरकार बनती है। आगे यदि कारणों का उल्लेख भी किया जाए तो प्रस्ताव का भाग नहीं बनते। मतलब जरूरी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव का हम कारण बताएं कि हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, ये मंत्रिमंडल हमसे पूछ नहीं सकते। क्लियर है? चलिए, भारतीय संसदीय परंपरा में पहला अविश्वास प्रस्ताव आया आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध, परंतु यह पारित नहीं हो पाया, यानी इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब आया? 1900। कब आया? लाए कौन? जेबी कृपलानी। कौन लाए? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लियर है? अच्छा, एक बात और आपने सुना होगा, अक्सर करके नाम लिए जाते हैं, इंदिरा सरकार में ऐसा हुआ, नेहरू सरकार में ऐसा हुआ, मोदी सरकार ऐसा कर रही है। सुना है? ये जो जनता है इसके बोलने का तरीका गलत है। ना मोदी सरकार होती है, ना नेहरू सरकार होती है, ना इंदिरा सरकार होती है। सरकार होती है दल की। क्या की होती है? बात समझ में आ रही है? जैसे वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, तो हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि वो आदमी जो प्रधानमंत्री बैठा है वो प्रधानमंत्री अकेले अपनी दम से नहीं बैठा है, उसे सारे दल ने चुनकर भेजा है। राष्ट्रपति से कहा है कि हमारे मुखिया जे है इनको प्रधानमंत्री बनाओ। तो एक्चुअली उसे समर्थन किसका प्राप्त है? अपने दल का। समझ में आ रही बात? इसलिए नाम क्या आना चाहिए? दल का। दल की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। सुन रहे हो? लेकिन आमतौर पर प्रथा बन जाती है, हम कहने लगते हैं मोदी सरकार, हम कहने लगते हैं, मान के चलिए हमने कह दिया कमलनाथ सरकार। सुन रहे हो? लेकिन उसके पीछे एक्चुअली दल कौन सा है? कमलनाथ के पीछे दल कौन सा है? कांग्रेस। क्या है? तो कांग्रेस सरकार कहना संसदीय भाषा में ज्यादा बेहतर है। चलिए, अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक 15 बार प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध। काय के विरुद्ध? तो सबसे पहला आया था नेहरू सरकार के विरुद्ध, सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव। अरे क्लियर है? और ये लाया कौन था? जेबी कृपलानी। कौन लाया था? अरे क्लियर है? और सबसे ज्यादा बार, फिर हमने कहा ना कि जैसे ही मौका मिला होगा फिर अविश्वास, जैसे ही मौका मिला होगा फिर अविश्वास। सुन रहे हो? चलिए, विशेष अधिकारी है कि उस समय प्रस्तुत किया जाता है, सदस्य को अनुभव होता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट न करके गलत सूचना देकर महत्वपूर्ण सदन और सदन के एक या अधिक सदस्य के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। यानी अगर किसी सदस्य को लगे कि हमने मंत्री से प्रश्न पूछा था और मंत्री ने सही जवाब नहीं दिया, आंकड़े गलत प्रस्तुत किए हैं। आंकड़े कैसे किए हैं? अरे क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलिए, पता है आपको
विश्वास प्रस्ताव, इसका प्रावधान ना तो संविधान में है ना ही लोकसभा की प्रक्रिया में है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव का मतलब है सीधा सरकार चाहती है कि विश्वास प्रस्ताव आ जाए ताकि अविश्वास प्रस्ताव की सोच खत्म हो जाए। इसका कोई प्रावधान नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है लेकिन विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लायक हो जाता है ताकि यदि आप अविश्वास प्रस्ताव की सोच रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि ज्यादातर लोग हमारे पक्ष में हैं और आप अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी बंद कर। समझ में आ गई बात कि नहीं? आ गई है। अविश्वास प्रस्ताव को विपरीत प्रस्ताव जैसे सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है, अतः इसे लाता है विपक्ष, और जबकि विश्वास प्रस्ताव सरकार के पक्ष में होता है, अतः विश्वास प्रस्ताव रखती है सरकार। कौन रखती है? पक्का सरकार द्वारा लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है निंदा प्रस्ताव। समझ गए आप लोग? निंदा प्रस्ताव नहीं समझे? किसी भी काम की निंदा, आपने कोई सरकार ने कोई काम किया है उसकी निंदा करना, देखो केवल विपक्ष द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने से सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, किंतु सरकार नहीं गिरती। सरकार गिरती कब है? अविश्वास प्रस्ताव से। कैसे? लेकिन दिक्कत यह है कि अगर निंदा प्रस्ताव आया है और 2/3 से क्या हो गया, यानी संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाएगा। भैया जब 2/3 लोग हमारी बुराई करने पर उतारू हो गए हैं तो निश्चित तौर पर 2/3 लोग सरकार हटाने पर उतारू हो जाएंगे। तो निंदा प्रस्ताव के बहुत करीब घूमता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? चलिए, ऐसी स्थिति में सरकार को शीघ्र एक विश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का विश्वास, जैसे ही निंदा प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव माने बुराई हो गई, 2/3 से पास हो गई कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। अब सरकार को खतरा हो गया कि कहीं कल परसों में अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए। सो अविश्वास आने के पहले सरकार कोशिश क्या करती है? कौन सा प्रस्ताव आ जाए? आगे समझ में? चलिए, कटौती प्रस्ताव, ये भी निंदा प्रस्ताव जैसा है। अगर कटौती प्रस्ताव सरकार ने बजट पेश किया और सदन ने कह दिया नहीं कटौती करो, सीधी बात हम अपनी घरेलू भाषा में कहें, अगर आपने किसी का खर्चा बताया 100 रुपए और किसी ने कह दिया नहीं 90 लगेंगे, इसका मतलब ये हमें शक है तुम 10 रुपया चोरी कर रहे। शक है 10 रुपये चोरी कर रहे का मतलब हमें तुम पे विश्वास नहीं, मतलब वो जस्ट आने वाला है। अब आगे बात समझ में? देखो आप, जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार अथवा उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों में कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर स्वीकृत करता है। ठीक है? कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत, अर्थगत, सांकेतिक। गिलोटिन, अब तो गिलोटिन क्या है? संसदीय में गिलोटिन प्रस्ताव किसी तहत विधेयक के संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती और उसे सीधे मतदान के लिए रखा जाता है। कई बार इतनी इमरजेंसी आ जाती है या सरकार इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है, जैसे अभी हमने बताया कि बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, बहस तब कराई जाती है जब सरकार को लगे कि ये कुछ आदमी हमारे हैं, कुछ दूसरे के हैं, कुछ तीसरे के हैं, तो विधेयक आता है, विधेयक रखा जाता है, एक पक्ष रखता है, एक विपक्ष रखता है, खूब बहस चलती है। बहस के बाद शांति हो जाने पर वोटिंग होती है और वोटिंग कही जाती है कि अब वोटिंग करो, और अगर 2/3, ठीक है, उस सदन में यह प्रथा है कि अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप टेबल बजा करके हमारी सहमति दें। तो इससे क्या होता है, सांसदों ने अगर टेबल बजा दी मतलब हम आपकी बात से हाँ या ना, और 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन प्रश्न आता है गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब है सरकार इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है कि हमारे आदमी तो ज्यादा हैं, हमें बहस कराने की आवश्यकता
नहीं है, और हम प्रस्ताव रखेंगे। और 2/3 से तो पास इसलिए होना कि 2/3 तो हमारे आदमी हैं, हमारी बात कटने वाली नहीं है। लेकिन इससे कई सारे बिल आपने देखे होंगे, कई सारे बिल अभी जैसे बीजेपी सरकार में आए, उनको रखा ही नहीं गया, उन्हें बहस में रखा ही नहीं गया, सीधा बिल आया और 2/3 से क्या कर दिया गया, पास, बहस नहीं हुई। और यही संसदीय प्रणाली के लिए खतरा है। जब हम किसी एक दल को इतना ज्यादा पावर दे देते हैं कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि उसको चर्चा कराना भी उचित नहीं समझता, वो सीधा इंप्लीमेंट में आ जाता है। समझ में आ रही है आप? और सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसा संसदीय जगत के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि संसद बनी काय के लिए, चर्चा के लिए, बहस के लिए बनी है ना। लेकिन जब सरकार को एक खतरा ही नहीं है, सरकार कह रही है कि हमारे पास तो 2/3 हम पर्चा भेजेंगे, सीधे का कर देंगे वो साइन, बात खत्म। तो ये प्रोसेस कहलाती है क्या, गुलूटिंग। और इसीलिए इसीलिए किसी एक पार्टी को एक तरफा कभी भी जिताना नहीं चाहिए, एक तरफा तो कम से कम नहीं। इससे बहुत खतरा पैदा हो जाता है। जो उसका प्रधानमंत्री है वो निरंकुश हो जाता है, और निरंकुश होने की वजह से वो अपनी मनमानी करने लगता है, क्योंकि उसका खतरा समाप्त हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव का। समझ में आ रही बात? इसलिए अगर एक दल है और विपक्ष भी है तो सरकार को खतरा बना रहता है, ना जाने कब सरकार गिर जाए। ठीक है, देखिए आमतौर पर गिलोटिन प्रस्ताव लोकसभा सत्र के अंतिम आरक्षित दिनों में देखने को मिलता है, जब सत्र के पास समय का अभाव होता है। कई बार समय कम होने के कारण ऐसा काम किया जाता है। तो जो मेन प्रस्ताव है आपको समझ में आ गए हैं। अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है, सारे प्रस्ताव आप लाइन टू लाइन पढ़िए, जल्दी पढ़िए, और किसी तरीके से डाउट आने पर हमसे पूछिए। जल्दी बेटा, पढ़ने का मतलब है बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा, बातों में समय बर्बाद नहीं करना है।
चलिए, ये आपने प्रस्ताव पढ़ लिए हैं। अब देखें क्या होता है संसद। ये अभी रोक लिया, यहां देखें आप, पहले ये देखें संसद की समितियां। देखिए, इनमें कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बिना संसद का काम चलता ही नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, संसद पूरी की पूरी हर जगह काम नहीं करती और हर जगह सारे लोग काम नहीं कर सकते। आपको पता है लगभग 550 लोग लोकसभा, हाँ है ना, 552, अरे क्लियर है, और राज्यसभा में 550, 250, बहुत बढ़िया, लोग याद है। इतने लोग संसद बनाते हैं और अब सारे लोगों को ये काम नहीं दिया जा सकता, तो काम करने के लिए समितियां बनाई गई हैं। वो अपनी समिति अपना काम करती है, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो सदन में रख देती है बहस के लिए। तो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। तो समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। ये स्थायी समिति कौन है, अस्थायी समिति कौन है? स्थायी समिति का मतलब होता है जो समिति कभी समाप्त नहीं होती, इसके सदस्य रिप्लेस होते जाते हैं, है ना, लेकिन वो समिति हमेशा ही रहती है, यानी उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन अस्थायी समिति का मतलब होता है ऐसी समिति जो काम आने पर गठित हो जाती है, तो काम समाप्त होने पर समिति समाप्त हो जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ऐसी समितियां कहलाती हैं तदर्थ समितियां या अस्थायी समितियां। क्या कहलाती हैं? पक्का आपको हमारी बात समझ में आ रही है? सदन में कोई काम आया, समिति बन गई, सदन का काम खत्म हो गया, समिति समाप्त हो गई। क्लियर है? अब देखें, स्थायी समितियों में वित्तीय समिति यानी पैसे से संबंधित समिति, और आगे आए विभागीय समितियां, आगे आए जांच समितियां, सदन की समितियां, अन्वेषण समितियां, सेवा समितियां। तदर्थ समितियों में प्रवर समितियां, किसी विशिष्ट मामले की जांच समितियां। अब देखें जरा वित्तीय समिति, अब वित्तीय समिति, जांच समिति और सदन की समितियां। देखो 3 भागों में हमने फिर बांट दी। देखो अभी आपने क्या पढ़ी थी, ये स्थायी समितियां हैं, देखो वित्तीय, जांच, सदन की। अब इन्हीं को हम बांट देते हैं, वित्तीय समितियां, जांच समितियां, सदन समितियां। वित्तीय माने पैसे के संबंधित, पैसे के हिसाब किताब से संबंधित। कैसे? अरे क्लियर है? पक्का? पहली समिति आ गई प्राक्कलन समिति, एक आ गई एक्चुअली लोक लेखा। ये लेख लेखा नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है ये। क्या है ये? लोक लेखा। लोक यानी जनता का, लेखा यानी हिसाब किताब, जनता के पैसे का हिसाब किताब रखने वाली समिति। लोक लेखा समिति पहली कौन सी है? प्राक्कलन समिति। नंबर 2 कौन सी है? नंबर 3 है लोक सरकारी उपक्रम समिति। लोक सरकारी उपक्रम समिति। अब जांच समितियों में विशेष अधिकार समिति, याचिका समिति, और सदन की समितियों में है नियम समिति, और सदन में अनुपस्थित रहने वाले। आपको याद हो, ने कहा था 60 दिन से ज्यादा अगर आप अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष द्वारा निलंबित कर दिए जाएंगे। याद है? बस उसी की जांच करने वाली समिति। सुन रहे हो? तो अगर पैसे की बात करी जाए तो 3 है, प्राक्कलन है, लोक लेखा है, हाँ ना। कल एक लड़का या लड़की ने पूछा था महा लेखाकार, हाँ ना,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग क्या होता है? सुने जरा ध्यान से। हालांकि उसका चैप्टर अलग है। कल हमने आपको बताया था कि सरकार का अपना एक खजाना होता है, संचित निधि। हाँ या ना? सरकार के दो खजाने होते हैं, एक संचित निधि, एक आकस्मिक। पक्का? अब ये पैसा किसका है? जनता का। किसका? तो इन खजानों की जांच करने के लिए, इन पर नियंत्रित रखने के लिए एक अधिकारी बनता है जिसका नाम है केग। क्या नाम है? क्या नाम है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही वासु? पक्का? नियंत्रक यानी कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर यानी खर्चे को कंट्रोल करने वाला, सुन रहे हो? लेखा यानी हिसाब किताब रखने वाला, परीक्षक यानी जांच करने वाला। समझ में आ रही बात? तो इसका हिंदी में नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका काम है सरकारी पैसे की जांच करना, यानी सरकारी खजाना कहां खर्च हुआ इसे कंट्रोल करना। आप 10 लाख बता रहे, अगर वो काम 8 लाख में हो सकता है तो 8 में। समझ में आ रही बात? ये जांच करता है कि कहीं आपने पैसा अनर्गल खर्च तो नहीं किया, आपने 8 रुपए का बिल ऐसा तो नहीं 12 बना दिया हो। ये आदमी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट तय करता है। और याद रखना, भारत के अंदर कोई भी सरकारी कार्यालय हो इसके अंडर में आता है। किसके अंदर में? नियंत्रक एवं महालेख। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कंपनी है, नहीं, कोई की नहीं है। वो चाहे तो दमोह आकर कलेक्ट्रेट का खर्च चेक कर ले, वो चाहे तो मध्य प्रदेश की सरकार का खर्च चेक कर ले, वो किसी भी सरकारी संस्थान का खर्च चेक कर सकता है, उसका लेन देन चेक। क्योंकि भारत में यदि आपकी कंपनी सार्वजनिक है, प्राइवेट नहीं है, आपकी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या सरकारी है, तो आपका पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा कंट्रोल करने का अधिकार इसको है। अब ये क्या करती है? रिपोर्ट तैयार करती है और अपनी रिपोर्ट दे देती है लोक लेखा समिति को। किसको? और लोक लेखा समिति क्या करती है? उस रिपोर्ट को सदन में रखती है और बहस करवाती है। सरकार ने ये खर्च किया है, नहीं किया है, कितना किया है, कितना सही था, कितना गलत था। अब आगे बात सुनने कि नहीं? आगे आ गई है। देखो आप, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो इसका सही मित्र लोक लेखा समिति का भी काम वही है। पूरे सांसद हैं मिलकर एक लोक लेखा समिति बना दी। इसका काम है सरकार के खर्चे का हिसाब किताब रखना और सदन को बताना कि सरकार ने इतने खर्च करे हैं, पैसा यहां से आया था, लेकिन इसको रिपोर्ट कौन देगा? इसको रिपोर्ट देगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन देगा? अपनी रिपोर्ट तैयार करके इसको देगा और ये समिति क्या करेगी? सदन में रख देगी। अब आ गई बात समझ में? अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये टॉपिक अपना अलग है। चलो अब आते हैं बन लोक कार्यक्रम समिति, गैर सरकारी सदस्यों की समिति, अन्वेषण समितियां, जांच समितियां, सरकारी, ये नाम बस हैं। इनमें ज्यादातर आपको वित्तीय समितियां, ये जो वित्तीय समितियां जो पेपर में आती है वो मुख्य देखो आप कौन कौन है। आ गई लोक लेखा समिति, ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, सबसे पुरानी, यानी जब संसद का गठन हुआ तभी इसको बना दिया गया था। यह समिति वर्ष 1921 से कार्य कर रही थी, जब पहली बार भारत में विधानसभा का आया ना, तभी से ये समिति है, अंग्रेजों के समय से ये समिति है। देखो जरा और आगे आए सदस्य। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22 में से 15 लोकसभा के हैं। बच्चे कितने?
15 लोकसभा के 7 राज्य। पक्का? अब इसका काम क्या है? सरकारी खर्चे की जांच करना। सरकारी खर्चे की, अच्छा, जब सरकारी खर्चे की जांच करना इसका काम है, तो सरकार या सरकार का दल का कोई आदमी इसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सरकार खर्च कर रही है। अगर सरकार खर्च कर रही है और उसी का आदमी इसका अध्यक्ष रहेगा तो वो तो मिली भगत हो जाएगी। इसलिए विपक्षी दल के आदमी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। काय का अध्यक्ष? किसका अध्यक्ष? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का होता है। परंतु कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मंत्री यानी सरकार, और सरकार की ही तो जांच करना है इसे। और जिसकी जांच करना है, क्या वही आदमी शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए लोक लेखा समिति में कभी भी कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। हाँ या ना? परंतु यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें ज्यादातर सदस्य गाए गए हैं लोग। पहली बात तो लोकसभा के सदस्य हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि मामला काय का है? पैसों का, और पैसे का मामला कहां प्रस्तुत किया जाता? लोकसभा। कहां? इसलिए यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समिति का नाम क्या है? लोक लेखा समिति। काम क्या है? सरकारी व्यय पर नजर रखना, सरकारी खर्चे पर नजर रखना। ये सरकारी खर्चे पर नजर रखने कैसे? इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? महालेखा परीक्षक। नहीं आ रही बात में? इसमें कितने सदस्य होंगे? 22। 15 कहां से आएंगे? 7 कहां से आएंगे? लेकिन मंत्री इसका कोई मंत्री इसका सदस्य, और सरकार का दल, जैसे सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का कोई आदमी इसका अध्यक्ष नहीं बने। पक्का? इसमें सामान्यतः सभी दलों के प्रतिनिधि आते हैं, सब दलों के लोग रहेंगे, एक एक दो दो। लेकिन समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। जो इस समिति का क्या बनेगा? अध्यक्ष। वो लोकसभा अध्यक्ष इसे चुनेगा। परंतु प्रथा यह है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्य को ही चुना जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब समिति बन गई, 22 लोगों में से अध्यक्ष कौन बनेगा? यह तय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करेगा? लेकिन लोकसभा अध्यक्ष तो तय करेगा, लेकिन सरकार वाले दल से नहीं। कहां से? कहां से? अब आगे बात समझ में? लोक लेखा समिति है, सरकार का हिसाब रखना उसका काम है। सदस्य हैं 22, 15 हैं लोकसभा के, 5 हैं, 7 हैं। अध्यक्ष को मान्यता कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। सुन रहे हो? लोकसभा अध्यक्ष जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना देगा, लेकिन अपने दल यानी सरकारी दल वाले को नहीं बनाएगा। अब बात समझ में आ गई है? अब इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 1 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होगा, समिति के सदस्य बदल दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात? समिति के सदस्य ओके। सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ये हम एक बार और आपको रोक चुके हैं। सो इसका मीनिंग हम आपको राष्ट्रपति चुनाव में बताएंगे। क्लियर है? लोक लेखा समिति के कार्य देखें। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है, यानी संसद के सामने रखती है। नहीं आ रही बात सुनिए? सरकार के खर्चे की रिपोर्ट तैयार करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सुन रहे हो? उनने रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट कहां रख दी? पक्का? इस समिति ने जांच करी, जांच करने के बाद अपनी ओपिनियन सहित कहां रख दिया? संसद की।
समझ में आ रही बात? चलिए एक बार फिर से मन में दोहराओ जरा, लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति सदस्य कितने, अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या काम है? हमने कहा मन में दोहराओ। जिनने शुरू से क्लास अटेंड करी उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा संविधान पढ़ने में। आगे देखो, अब जांच किस बात की, किसके बटो? कई बार ऐसा तो नहीं कि सड़क का बिल लगा दिया बनवा दिया स्कूल, ऐसा धोखा तो नहीं किया। इस बात की जांच करना, क्या लिखा, काम क्या है, वो धन का उसी मद में व्यय हुआ है जिसके लिए दिया गया था। कई बार आपको पैसा दिया किसी और काम के लिए, आपने खरीद को छोड़ लिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको जिस मद के लिए पैसा दिया आपको वहीं खर्च करना होगा। नंबर 2, क्या इस व्यय के लिए संसद से अनुमति प्रदान की गई थी? चलिए, क्या व्यय संसद की अनुमति से अधिक था अथवा अतिरिक्त व्यय तो नहीं हुआ? यदि हुआ है तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं? पैसा अगर एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो कैसे हो गया, कारण क्या थे? समझ में आ रही बात? अब क्या आ गई, आवाज नहीं आ रही है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद की बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं। काय में हैं? काय में हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे सदस्य लोकसभा के हैं। स्थायी समिति सबसे बड़ी समिति, प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्य, केवल लोकसभा के, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य, जबकि लोक लेखा में 7 सदस्य का कहते। इन दोनों समितियों से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। बेटा एक बात याद रखना, हाथ जोड़कर निवेदन कह रहे हैं, ये चीजें हम बहुत बारीकी से करा रहे हैं, याद करा रहे हैं आपको। आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करना है ताकि जब नवंबर में पेपर आए तो आपका बिल्कुल जैसे ही पेपर आए मात्र पेपर देने की देरी बचे। आपको हम बता दें, संविधान के बाद बिल्कुल A to Z विद डेट की हिस्ट्री कराएंगे हम आपकी। हिस्ट्री प्लस हिंदी और हिंदी के बाद साइंस, इनमें एक एक चीज हम आपको रटवाएंगे बिल्कुल। लेकिन इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लेना है और इन्हें घर में बहुत बारीकी से रिवाइज करना है। इन 3 महीनों में जैसा हम आपको बता चुके, मात्र 10 दिन आपकी क्लास थोड़ी सी कम, और उनमें से 2-4 दिन आपकी हम छुट्टियां भी करेंगे। तो आपको ये क्लासेस का डिस्टरबेंस बस रहेगा, बाकी टाइम हम आपका जितना नुकसान हो रहा है उसको क्लास का हम टाइम बढ़ा देंगे, कवर करा देंगे। लेकिन आपको तैयारी युद्ध स्तर पर करना है। इस समिति का गठन केवल लोकसभा, मुख्यतः सत्ता पक्ष से। देखो लोक लेखा में और प्राक्कलन समिति में क्या अंतर है? हैं दोनों पैसे वाले, पैसे की जांच करना। उसमें राज्यसभा के भी सदस्य थे, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं। उसमें थे 22, इसमें कितने हैं? 30। अच्छा, दिक्कत ये उसका अध्यक्ष विपक्षी दल का था, नहीं था, और इसके सारे सदस्य पक्ष वाले सब। इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद इस समिति का गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति दोनों परस्पर एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं, यानी इन दोनों का काम है पैसे की जांच करना। एक तरफ से आती है लोक लेखा, एक तरफ से आती है प्राक्कलन, दोनों का काम लगभग सेम है। इसलिए ये दोनों की जुड़वा बहनें कहलाती, आपस में ये कहलाती जुड़वा बहनें। कौन कौन? लोक लेखा समिति हो, अरे क्लियर है? देखिए, क्योंकि लोक लेखा समिति व्यय पर नियंत्रण तथा प्राक्कलन समिति व्यय के आकलन को नियंत्रित करती है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। आपका खर्चा, आपने आकलन किया कि इस बार खर्चा 10 लाख आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो अपन ने आकलन किया, अभी खर्च नहीं किया। अभी तो आकलन किया कि पुल बनवाना है
10 लाख खर्च आएगा, तो प्राक्कलन समिति कहेगी कि नहीं 9 लाख आएगा। इसका काम है आकलन पर काम करना, और लोक लेखा समिति का काम है खर्चा होने के बाद जांच करना कि तुमने सही पैसा खर्च किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं 8 खर्च होना थे 9 खर्च कर दिए। आप समझ रहे हो बात को? तो जब अनुमान लगाया जाता है, अब बजट क्या है? बजट है एक प्रकार का अनुमान। जब फरवरी में बजट आता है तो साल भर के लिए बजट आता है कि लगभग लगभग इतना पैसा खर्च होगा। तो बजट जैसे ही पास होता है, बजट के तुरंत बाद निर्माण हो जाता है प्राक्कलन समिति का। कहेगा तो इसका काम है अनुमान पर कंट्रोल करना, अनुमान की जांच करना कि आपका अनुमान सही है। सुन रहे हो? और लोक लेखा समिति का काम है खर्चे की जांच करना। दोनों में अंतर है। जब खर्चा हो चुके तो लोक लेखा समिति हिसाब लेती है, और जब आप आकलन लगा रहे हो तो प्राक्कलन समिति हिसाब करती है। पक्का? अरे क्लियर है? कोई डाउट? इसलिए दोनों को जुड़वा गया। अब प्रमुख स्थायी समितियां, अब ये बाकी पढ़ते रहिएगा आप, ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक। अब ये थोड़ा सा लो जरा, ये सारी समितियां हमने आपको बता दी। इनमें कोई अब मंत्रणा समिति है, कहीं कोई समिति, इसको थोड़ी सी आपको रीडिंग अभी करिए, और आप अभी जहां आपको दिक्कत आए वो बताइएगा आप हमें, क्योंकि इनमें है वही काम। कहीं विशेष अधिकार समिति, ठीक है ना? पढ़ो एक बार, रीडिंग करो। पूरी समितियां रीडिंग करो, लेकिन इनमें 2 समितियां मेन थी जो हमने आपको याद करा दी। बाकी समितियां अभी के अभी आप रीडिंग करो, और ये समितियां यहां पर समाप्त हो जाती हैं। कहीं आवास समिति है, आवास पर ध्यान देने के लिए, सामान्य प्रयोजन समिति है, सेवा समिति है। सो यहां पर ये समितियां यदि समाप्त हो जाती हैं तो कल हमारा टारगेट रहेगा संघीय कार्यपालिका, यानी कल हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के बारे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। चलिए अब यह रीडिंग करिए।
जाओ। चलिए, ये जो बाकी की समितियां हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। इनके सदस्य जो हैं वो पढ़ लेना, अध्यक्ष कौन है। हालांकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है प्राक्कलन समिति से और लोक लेखा समिति से। प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी वित्तीय समितियां हैं, कौन सी समिति का मित्र केग है, तो मित्र किसका है, लोक लेखा समिति का। कौन सी समितियां जुड़वा बहने हैं, तो प्राक्कलन समिति है। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति आप जब आकलन लगाते हैं, यानी बजट का मतलब ही होता है आकलन लगाना कि इस साल हमारा खर्च कितना होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। अब आप इसे घर में रीडिंग कर लीजिएगा। एक लास्ट अपना बचा हुआ है, केंद्र सरकार ने संसद पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे, संघ। सुन लीजिए प्लीज, संघ की कार्यपालिका में कल हम क्लास आपकी करेक्ट 7 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा लंबा है और इसकी बातें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के कार्य, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, कौन कौन से पावर हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मैटर है। तो कल आप जल्दी क्लास आएंगे ताकि 9 बजे तक, और हो सकता है यदि मैटर खत्म नहीं हो पाया तो कल हम 9:15 तक क्लास आपकी लगाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हम आपको एक ही बैठक में पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए कल आपको क्लास गोल नहीं करना है, और जैसा मैं आपको बता चुका, अभी आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली हम आपकी क्लास 9 और 9 के पहले छोड़ दिया करेंगे। ओके, चलिए जा सकते हैं आप लोग। और लेकिन कल अगर मैटर लंबा रहा तो आपकी क्लास 9:15 तक चलेगी। यानी राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल हमें एक ही बैठक में निपटाना है। कल सुने ध्यान से, हम 7:15 तक आपका इंतजार नहीं करेंगे, 7 बजे हम क्लास चालू कर देंगे।